हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनी स्टडी IQ। दोस्तों, आज के वीडियो में हम इंडियन ज्योग्राफी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि है इंडियन रिवर्स, भारतीय नदियाँ। हर एग्जाम में इस टॉपिक से आपको एक या दो क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। यह टॉपिक बहुत ही विस्तृत है, इस कारण इस टॉपिक के थ्योरी पार्ट को हम 2 लेक्चर में कंप्लीट करेंगे और इसका तीसरा लेक्चर टॉप 20 क्वेश्चन विथ एक्सप्लेनेशन भी आएगा, जिसमें आपके किसी भी एग्जाम में आने वाले संभावित प्रश्नों को शामिल किया जाएगा। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, जिससे किसी भी एग्जाम में आने वाले कोई भी प्रश्न न छूटे। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। भारत का अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र का तात्पर्य किसी क्षेत्र की जल प्रवाह प्रणाली से है, अर्थात किसी क्षेत्र के जल को कौन कौन सी नदियाँ बहाकर लाती है। तो ये जैसे गंगा नदी का अपवाह तंत्र है, इसमें हम देख सकते हैं गंगा नदी और उसकी जो सहायक नदियाँ हैं। भारत के अपवाह तंत्र को 2 भागों में बांटा जा सकता है, हिमालयी अपवाह तंत्र और प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। हिमालय अपवाह तंत्र में आता है सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी का अपवाह तंत्र। ये है प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। ये प्रायद्वीपीय भारत है, इसमें नर्मदा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आदि नदियों का अपवाह तंत्र आता है। पहला है सिंधु नदी अपवाह तंत्र। सिंधु नदी अपवाह तंत्र। सिंधु नदी विश्व की सबसे बड़ी नदियों में से एक है। इसे इंडस नदी प्रणाली भी कहते हैं। इसका जो उद्गम है तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट बोखरचू ग्लेशियर से हुआ है। यह 3 देशों से होकर गुजरती है, भारत, तिब्बत और पाकिस्तान। लंबाई, इसकी जो लंबाई है, सिंधु नदी की जो लंबाई है वह है 2880 किलोमीटर, जिसमें से भारत में यह बहती है 1114 किलोमीटर। इसका जलग्रहण क्षेत्र 11.65 लाख वर्ग किलोमीटर है और भारत में इसका जलग्रहण क्षेत्र है 3.21 लाख वर्ग किलोमीटर। इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं चेनाब, झेलम, रावी, व्यास, सतलज। ये सभी नदियां पाक के मिठनकोट के पास सिंधु नदी में मिल जाती है और पंचनद का निर्माण करती है। इसके अलावा कुछ और सहायक नदियां हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जासकर, सिगार, गिलगिट। ये बाएं ओर से सिंधु नदी में मिलती है और इसके अलावा श्योक, काबुल, कुर्रम, गोमल दाएं ओर से सिंधु नदी में मिल जाती है। इसके बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। सिंधु दक्षिण पश्चिम की ओर बहते हुए कराची के पूर्व अरब सागर में गिरती है। यह पाकिस्तान की राष्ट्रीय नदी है। भारत का जो लेह शहर है सिंधु नदी के किनारे स्थित है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक पूर्ववर्ती नदी है। पूर्ववर्ती नदी उसे कहते हैं जो हिमालय के उत्थान से पहले से वहां पर प्रवाहित हो रहे थे। सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सतलज ये तीनों पूर्ववर्ती नदियां हैं। सिंधु जल समझौता 1960, ये 1960 में साइन किया गया। पाकिस्तान को हमेशा से यह डर था कि गुजरने वाली नदियों का जल भारत कभी भी रोक सकता है। इस कारण से भारत के साथ एक समझौता साइन हुआ, जिसको बोलते हैं सिंधु जल समझौता। यह समझौता हुआ 1960 में। इसके तहत 3 पूर्वी नदियों के जल का भारत केवल 20% पानी उपयोग कर सकता है, जबकि रावी, व्यास, सतलज आदि 3 पश्चिमी नदियों का जल भारत 80% तक उपयोग कर सकता है। सिंधु जल समझौता 1960 को भारत ने अभी कुछ दिन पहले ही सस्पेंड किया है। इसके बारे में एक डिटेल्ड वीडियो बना हुआ है, जो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हो। इसके बाद देखते हैं सिंधु नदी की सहायक नदियाँ। पहला है झेलम नदी, जिसका पौराणिक नाम है वितस्ता। कश्मीर के पीर पंजाल पर्वत की पदस्थली में स्थित वेरीनाग झरने से होता है। श्रीनगर इसी नदी के किनारे बसा हुआ है, यह सबसे इम्पोर्टेंट है। उत्तर पश्चिम दिशा की ओर बहते हुए वुलर झील में यह मिल जाती है। मुजफ्फराबाद से मंगला तक 170 किलोमीटर भारत पाक सीमा का निर्धारण करता है। कश्मीर घाटी में अनंतनाग से बारामूला तक नौका गम्य क्षेत्र है, जिसमें शिकारा बजरे चलाए जाते हैं। देखते हैं दूसरी नदी है चेनाब नदी, जिसका पौराणिक नाम है अस्किनी। इसका उद्गम होता है हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में बारालाचा दर्रे के दोनों ओर से चंद्र और भागा नदियों के रूप में। इसको हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा नदी के नाम से जाना जाता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है चेनाब नदी। भारत में इसकी लंबाई 1180 किलोमीटर है। पाकिस्तान में सिंधु नदी से मिलने से पहले झेलम, रावी, व्यास, सतलज नदियाँ इसमें आके मिल जाती है। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज इस पर निर्मित किया गया है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखते हैं रावी नदी, जिसका पौराणिक नाम है परुष्णी या इरावती। पंजाब की 5 नदियों में सबसे छोटी नदी है। हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से निकलकर कश्मीर और पंजाब होते हुए पाकिस्तान के झंग में चेनाब नदी में मिल जाती है। रोहतांग दर्रे के पास व्यासकुंड से निकलकर कपूरथला के पास हरिके नामक स्थान पर सतलज नदी में मिल जाती है। उसके बाद है सतलज नदी, तिब्बत के राक्षसताल से निकलती है और सिंधु नदी के समानांतर बहती हुई सिपकिला दर्रा के पास से भारत में प्रवेश करती है। दोस्तों, यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि सतलज नदी भारत में किस जगह से प्रवेश करती है। आगे पंजाब होते हुए बहावलपुर में चेनाब नदी में मिल जाती है। इसकी सहायक नदी है स्पीति नदी।
यह भी एक पूर्ववर्ती नदी है। भारत में इसकी लंबाई 1050 किलोमीटर है। इस पर भाखड़ा नांगल बांध बनाया गया है जो भारत की सबसे ऊंचा बांध है। इसके बाद देखते हैं इंदिरा गांधी नहर। सतलज और व्यास नदियों के संगम पर हरिके बैराज बनाया गया है। भारत की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर, जिसको राजस्थान नहर के नाम से जाना जाता है, निकाला गया है, जो राजस्थान के सूखे इलाकों में जल पहुंचाने का काम करता है। गंगा नदी तंत्र। दोस्तों ये गंगा नदी है भारत की सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे लंबी नदी। के बारे में देखते हैं। गंगा नदी वास्तव में भागीरथी और अलकनंदा नदियों का सम्मिलित रूप है जो देवप्रयाग के निकट मिलकर के गंगा कहलाती है। नदी का मुख्य स्रोत उत्तराखंड में स्थित गंगोत्री हिमनद है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यह है गंगोत्री हिमनद। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है जिसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर और भारत में 2071 किलोमीटर है। अलकनंदा नदी की दो सहायक नदियां हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला है पिंडार नदी जो कर्णप्रयाग में मिलती है, मंदाकिनी नदी जो अलकनंदा नदी से देवप्रयाग में मिलती है। दोस्तों ये देवप्रयाग है। गंगा नदी उत्तर प्रदेश बिहार से पश्चिम बंगाल के फरक्का में दो धाराओं हुगली और भागीरथी नदी में बढ़ जाती है। भागीरथी नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानते हैं और यह पद्मा ब्रह्मपुत्र नदी, जिसे बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानते हैं, से मिल जाती है और दोनों के संयुक्त रूप को मेघना नदी के नाम से जानती है। हुगली को विश्व की सबसे अधिक विश्वासघाती नदी कहते हैं क्योंकि यह सबसे अधिक मार्ग बदलने के कारण बाढ़ का कारण बनता है। हुगली नदी के तट पर कोलकाता बंदरगाह, जिसे पूर्व का लंदन कहते हैं, स्थित है। गंगा नदी की सहायक नदियां है यमुना, कोसी, सोन, गोमती, दामोदर, घाघरा, गंडक, रामगंगा आदि। गंगा तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट सहायक नदी है यमुना नदी। यमुना नदी बंदरपुंज चोटी ही स्थित यमुनोत्री से उद्गम होता है। दोस्तों यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है जिसकी लंबाई है 1360 किलोमीटर। उत्तराखंड से हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश बहते हुए यह नदी इलाहाबाद में गंगा नदी से मिल जाती है। यमुना की सहायक नदियां हैं चंबल, बेतवा और केन। अब हम चंबल नदी के बारे में देख लेते हैं। यह नदी मध्य प्रदेश के महू क्षेत्र की जानापाव पर्वत से निकलती है। चंबल नदी देख सकते हैं, ये जानापाव पहाड़ है, यहाँ से चंबल नदी निकली हुई है। ये नदी राजस्थान और उत्तर प्रदेश में बहती हुई इटावा के पास यमुना नदी में मिल जाती है। इसका पौराणिक नाम चरमावती है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, चरमावती। इसकी लंबाई 965 किलोमीटर है। इसकी सहायक नदियाँ बनास, मेज, पार्वती, क्षिप्रा है। यह है कालीसीन, मेज, बनास, पार्वती और क्षिप्रा नदी। यह राजस्थान की एकमात्र सदानीरा नदी है। तो यह पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखते हैं बेतवा नदी। मध्य प्रदेश के भोपाल से निकलती है और उत्तर पूर्वी दिशा में बहते हुए हमीरपुर उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में मिल जाती है। यह है बेतवा नदी। सांची का प्रसिद्ध स्तूप विदिशा, गुना आदि इस नदी के किनारे स्थित है। प्राचीन नाम है वेत्रवती। यह है बेतवा नदी। उसके बाद देखते हैं कोसी नदी। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदियों में से एक है। इसकी लंबाई है 730 किलोमीटर। यह है कोसी नदी। नेपाल में हिमालय से उद्गम और बिहार के कटिहार में गंगा नदी में मिल जाती है। प्रायः अपना मार्ग बदलने के कारण इसको बिहार का शोक कहा जाता है। तो ये जितना भी पॉइंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखते हैं दामोदर नदी। यह पश्चिम बंगाल और झारखंड में प्रवाहित होने वाली नदी है। इसका उद्गम झारखंड के छोटा नागपुर पठार से होता है। पूर्व में इस नदी में अचानक बाढ़ आ जाने के कारण से इसे बंगाल का शोक कहा जाता था। यह है दामोदर नदी। नदी झारखंड के छोटा नागपुर पठार से निकलती है और पश्चिम में बहते हुए हुगली नदी में मिल जाती है। यह है हुगली नदी। प्रदूषण के कारण इस नदी को जैविक मरुस्थल कहा जाता है। दोस्तों यह पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैविक मरुस्थल। भारत के प्रमुख कोयला अभ्रक खनिज इसी नदी घाटी में मिलते हैं। उसके बाद देखते हैं रामगंगा नदी। दोस्तों यह है रामगंगा नदी। यह नदी गैरसेन के निकट कुमायूं हिमालय के गढ़वाल की पहाड़ियों से निकलने वाली अपेक्षाकृत एक छोटी नदी है। हिमनद से निकलने के कारण वर्ष भर पानी में रहता है। इसकी लंबाई है 600 किलोमीटर। यह कन्नौज के निकट गंगा में मिल जाती है। उसके बाद देखते हैं सोन नदी। मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है। यह है सोन नदी। उत्तर प्रदेश की ओर बहकर पटना के पास गंगा नदी में मिल जाती है। सोन नदी पटना के पास गंगा नदी में मिलती है। नदी के रेत में सोन के कण मिलने के कारण इसे स्वर्ण नदी भी कहा जाता है। बाद है घाघरा नदी। यह गंगा की सहायक नदी है। नेपाल हिमालय में स्थित मिलाप हिमनद से इसका उद्गम होता है। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र 2900 किलोमीटर विश्व की सबसे लंबी नदियों में से एक है। कैलाश पर्वत के दक्षिण में मानसरोवर झील के निकट चेमायुंगडंग ग्लेशियर से होती है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत, भारत और बांग्लादेश में विस्तृत है। भारत में इसकी लंबाई है 1346 किलोमीटर। ब्रह्मपुत्र का अधिकतर मार्ग तिब्बत में है, जहाँ इसका स्थानीय नाम है सांगपो लुंग, जिसका अर्थ होता है शुद्ध करने वाला।
यहाँ 4000 मीटर की ऊंचाई पर नावें चलती है, जो कि एक आश्चर्यजनक नौकागम्य जलमार्ग है। नामचा बारवा पर्वत यहाँ पर है। नामचा बारवा पर्वत के पूर्वी किनारे से दक्षिण पश्चिम में मुड़ जाती है। अरुणाचल में इसे दिहांग नदी कहते हैं। दिहांग नदी, अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग नदी कहते हैं। सदिया के पास दिबांग और लोहित नदी के मिलने से यह ब्रह्मपुत्र नदी कहलाता है। असम घाटी में ब्रह्मपुत्र गुम्फित जलमार्ग का निर्माण करती है, जिससे माजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है का निर्माण हुआ है, जिसे 2016 में द्वीपीय जिला घोषित किया गया है। सहायक नदियाँ तीस्ता, सुबनसिरी, कमेंग, मानस, दिबांग, लोहित, बराक और कपिली आदि है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना नदी कहते हैं, जिसके बारे में हम पहले ही डिस्कशन कर चुके हैं। जमुना और पद्मा संयुक्त रूप से मेघना नदी कहलाती है, जो संयुक्त रूप से सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करता है, जो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। डेल्टा नदियों द्वारा तलछटों से मुहाने पर बनाया गया त्रिभुजाकार मैदान होता है। इसके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। तीस्ता नदी का उद्गम सिक्किम से हुआ है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। नदी मणिपुर पहाड़ियों से निकलकर बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। लोहित नदी को खून की नदी के नाम से जाना जाता है। इसकी तूफानी और अशांत प्रवृत्ति तथा लाल मिट्टी के कारण इसको खून की नदी कहते हैं। यह अरुणाचल प्रदेश और असम में बहने वाली नदी है। तो दोस्तों, इस तरह से आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा।